अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो जनाब कैसे हैं आप? एक नए दिन का आगाज अगर एक नए एहसास के साथ हो, नई तमन्नाओं के साथ हो और नए जज्बे के साथ हो तो क्या ही बात है। और जब आपके अंदर जज्बा ना हो तो आप कॉफ़ी पी लें, जज्बा आ जाता है आपके अंदर। क्योंकि अक्सर होता है ना, आपकी मॉर्निंग बड़ी सुस्त होती है, आप रात को सो नहीं पाते हैं, आप लेट नाइट सो रहे हैं, तो जनाब ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी अच्छी मॉर्निंग में। इसलिए हम बहुत फ्रेश आपके सामने होते हैं। क्या आप लोगों की मॉर्निंग अच्छी हो जाए? वैसे फ्रेशनेस जो है वो ग्रीनरी देखने से भी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा मुल्क जो है वो सब्ज़ा हो जाए या फिर सयाहती मकामात की खूबसूरती हो जाए, उससे माला माल है। जो यहाँ आता है इसके हुस्न में खोसा जाता है। तो मुल्क में सयाहत का शोबा पा रहा है फ़रोग़ और दुनिया इसे मान भी रही है। और दुनिया इतनी ज़्यादा मान रही है और हम कहाँ पहुँच चुके हैं, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। एग्जैक्टली। और एक और इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि ये अवामी इशू है, ये हमसे रिलेट है, इसलिए हम आवाम से सवाल भी करते हैं और आवाम भी सवाल करती है कि भाई महंगाई कब ख़त्म होगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इलाका है जहाँ घर में रहने की कीमत बहुत कम है। अब आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि जनाब अगर आप घर में रह रहे हैं या एक घर आप ले रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं तो इसका क्या है। रेंट पे नहीं ले रहे, खरीद रहे हैं। नहीं, ये हमें इलाका देखना है। हाँ। कि ये कौन सा इलाका है। अच्छा। जहाँ पे घर में रहने की कीमत जो है। हाँ। वो बहुत कम है। हो सकता है कि इसके बीच में कोई ट्विस्ट भी आए। हाँ। अच्छा, ये सब तो अपनी जगह, लेकिन देखें आप रहेंगे, आपने जहाँ भी रहना है, कीमत कम या ज़्यादा, आपको चाहिए अमन। जब हम कराची की बात करते हैं तो सैडली यहाँ खौफ के साए मंडला रहे हैं। लोग रोज़ रोज़ की वारदातों से परेशान आ चुके हैं। कहीं मोबाइल छिन रहे हैं, कहीं बाइक छिन रही है, यहाँ तक के बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे लोगों की जान तक ले ली जाती है। लेकिन अब शहरी भी मैदान में आते हुए हमें नजर और अच्छा, और एक और चीज़ महक, और वो ये कि जब मैदान में आ रहे हैं और वो जब मुकाबला करते हैं तो ये स्ट्रीट जस्टिस होती है। अब सिचुएशन ये है कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और आखिर कब जो है वो हम इस चीज़ से निकल पाए। अच्छा, अमूमन ये कहते हैं जी कि आप कानून को हाथ में ना लें, लेकिन जब हमारे मुहाफिज ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन शहरी कानून को हाथ में लेंगे। लेकिन अगेन वही कि इसके पीछे साइकी क्या है, इस पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज हम प्रोग्राम में फिल्मी भी, थोड़े से फिल्मी भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म खेल, जिसकी कास्ट आज बनेगी हमारी मेहमान। फिल्म का मौजू क्या है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स है ना फैसल, सारी यंग जनरेशन। अच्छा, ना सिर्फ कैरेक्टर्स बल्कि जिन्होंने बनाई है, हाँ, वो भी हमारी यंग जनरेशन है। तो आप देखें कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अब आने वाले बच्चे हैं, जो पाइपलाइन में हमारे बच्चे, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो आज उनका हम आपको काम भी दिखाएंगे। इसके अलावा अब होता यह है कि कुछ बीमारियां होती हैं खामोश बीमारियां जी, और कुछ बीमारियां ऐसे खुल के बता रही होती हैं ना। ये हम जो चला रहे हैं ना, अंदाजा आपने कर रहे हैं। यस कि प्लीज अवॉइड करें। तंबाकू जो है महक, वो एक ऐसा दुश्मन है जो खुल के आपके सामने है आज। लेकिन हम ये सवाल उठाएंगे कि ये दुश्मन कितना खतरनाक है, और इशू भी ये है इसका कि लोग इसको अवॉइड क्यों करते हैं। आप किसी से बोलें कि जी आप ऐसा ना करें, नहीं यार मैंने फला बंदे को देखा था, वो तो 80 साल की उम्र तक जिया है। और इसके अलावा लोग इंस्पायर्ड तो चले होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एज अ फैशन भी आप इसको अडॉप्ट करते हैं, तो ये विच इज़ वेरी रॉन्ग कि भाई आप इसको फैशन के तौर पर ले रहे हैं कि जी आप बड़े कूल लगेंगे। तो ये कूल छूल लगने वाला कोई सीन नहीं होता, आपको तबाही के दहाने पे ले जाता है। और बाकायदा सिगरेट्स के पैक पे ये लिखा होता है तंबाकू नोशी मुजरे सेहत है। हाँ, ये मतलब कि आप सोचें, लिखने के बावजूद अच्छा सिर्फ लिखा नहीं होता, तस्वीर भी एक बड़ी भयानक सी बनी हुई होती है। अल्लाह सबको उस स्टेज से बचाए। लेकिन जो लोग नहीं बचना चाहते खुद, उनके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। उनके लिए यही कर सकते हैं कि जी आज हम इस पे बात करेंगे, और हम ये भी कर सकते हैं कि भाई आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज वो देखें कि भाई ये कितनी आपके लिए नुकसानदेह। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आईनी बहरान का खात्मा हो गया है। अल्लाह अल्लाह करके सूबे के नए गवर्नर बलीगुल रहमान ने हल्फ उठा लिए, जिन्होंने पंजाब काबीना से भी हल्फ लिया है। हमजा शहबाज ने नौमुंतखब गवर्नर पंजाब के साथ मिलकर आवाम की खिदमत का आज़म दोहराया है। उन्होंने कहा है कि आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। मोहम्मद बलीगुर रहमान पंजाब के गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ओहदे का हल्फ लिया। मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़ दिल से
सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बलीगुर रहमान को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि गवर्नर पंजाब का मनसब अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। हम मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत करेंगे। आज आईन और कानून की बालादस्ती हुई है। अपना हल्फ उठाने के बाद बलीगुर रहमान ने पंजाब काबीना से हल्फ लिया। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब की वजारत दाखिला का कलमदान अताउल्ला तारड़ को दिया गया। मलिक अहमद खान वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर, सरदार उवैस खान लगारी वजीर बल्दियात, राना इकबाल CNW के वजीर, ख्वाजा सलमान रफीक वजीर सेहत पंजाब होंगे। हसन मुर्तजा, बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी भी काबीना में शामिल हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके काबीना भी बन गई है, लेकिन दूसरी जानिब तनकीद का सिलसिला भी जारी है। तहरीक अदम एतमाद को अमरीका के पुष्ट पनाही हासिल थी। इमरान खान ने अमरीकी TV को इंटरव्यू में ये दावा किया है और कहा कि अपने दावे को साबित करने के लिए उनके पास तो शवाहिद भी मौजूद है। वो कह रहे हैं कि दौरा रूस के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन पर हमला कर देगा। रूस के यूक्रेन पर हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये हम आपको बता ही रहे हैं कि जहाँ पे ठीक ठाक जो है वो गर्मा गर्मी चल रही है। और अच्छा, एक और चीज़ है जहाँ ठीक ठाक गर्मा गर्मी चल रही है वहाँ पर आप ये देखेंगे एक चीज़ और भी हमें सामने नजर आती है कि भाई आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, और जब ये तैयारी मुकम्मल नहीं होती तो फिर मलबा ये डाला जाता है कि शायद टीम अच्छी नहीं थी। ये वैसे हर जगह पर होता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब खान साहब हुकूमत में आते तो कहते हैं कि जनाब हमारी ये तैयारी नहीं थी इख्तिदार में आने के हवाले से। जब ऑपोजिशन में जाते तो वो जो लॉन्ग मार्च वो करते हैं उसकी भी तैयारी नहीं होती। तो वो ये तैयारी ना होने के चक्कर में अवाम बड़ी पिस जाती है। माजी में खान साहब के बयान क्या रहे थे, जरा आपको दिखाते हैं। पूरी समझ के इलेक्शन लड़ेंगे। गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमने गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां कर रही है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का। शुरू किधर से करना है, क्या बातें कर रहे हैं। मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। जो अब हम निकलेंगे चेक कर लेना, ये ना हो मैं अब फिर से निकलूंगा। अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं। अब जो मैं कॉल दूंगा एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। आने में हमें देर होगी, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। कंफ्यूजन मची हुई, लिहाजा कोई तैयारी नहीं थी। आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं, प्लान करके जाएंगे। अब इस तैयारी ने हमने की नहीं थी इस बारी तो हमने तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। इस बारी हम तैयारी करके जाएंगे। तैयारी या नहीं होगी तैयारी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत इससे कैसे निपटेगी, यानी PTI का जो प्लान होगा उससे कैसे निपटेगी। बहुत मजे का प्लान है। अच्छा, क्या है और उस प्लान का नाम है? अच्छा, प्रोग्राम 7 से 8 में हमारी एंकर पर्सन किरण ने सवाल किया लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी से। क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास एक ही प्लान है। क्या और नाम प्लान का नाम है राना सनाउल्लाह। तो क्या कहना था जरा वो भी दिखाते हैं आपको। आला KP के वो कह रहे हैं कि इस बार अगर रुकावटें डालने की कोशिश की तो वो अपनी फोर्स लेकर आएंगे साथ में। वो पिछली दफा भी अपनी फोर्स लेके आए थे। GB के चीफ मिनिस्टर जो है वो भी अपनी फोर्स लेके आए थे, और जो ये KP की पूरी फोर्स आंसू गैस के शेल्स और हर तरह से वो पहले से लेस थे। देखिए, जिन्होंने इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले जो तकरीर की नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी अटैक फोर्स का ऐलान किया। हुकूमत PTI प्लान A, B, C इससे निपटेगी कैसे? क्या आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारे पास एक ही प्लान है और हमारे प्लान का नाम है राना सनाउल्लाह। और इस प्लान से इतना खौफ आता है PTI को, बेचारे रात को सोए हुए उठ के बैठ जाते हैं कि कहीं राना ना आ जाए। चलें जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरका PTI लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी राय देंगे।
रेलवे कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म आज 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना भी होंगे। दो तरफा उमूर, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की ही दावत पे वहाँ जा रहे हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब सर अपने मुल्क की खूबसूरती की बात करते हैं। सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़, शोर मचाते झरने, पहाड़ों का सीना चाक करके बहती आबशारें, साहिल समंदर की अटकेलियाँ खाती लहरें, कदीम तहजीबें, आंखों को खैरा करती चरागाहें, कहीं सहरा तो कहीं नखलिस्तान। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, जिसके फितरी हुस्न को देखने सयाह खींचे चले आते हैं। आपका हमारा नहीं है। नहीं आपका भी, हमारा भी है और हम सबका है। हम सबका और ये इतनी अच्छी बात है महक कि अब सिर्फ हम नहीं कह रही है, ये दुनिया कह रही है जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी इसकी तायीद कर रही है। पाकिस्तान की सयाहत और पाकिस्तान सयाहत के मैदान में 6 दर्जे उसकी बेहतरी हुई है। 89 से 83वें नंबर पर आ चुका है। इस पे आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बात करें। पहले तो टीम को हम मुबारकबाद देते हैं जी। MD PTDC आफ्ताबुर रहमान राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत वेलकम सर शो में। इसके अलावा वज़ीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आफ्ताब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान में जहाँ पे हम रोज़ाना तनकीद करते हैं कि जी ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। ख़ासतौर पे साल 2021 हमने देखा कोविड की वजह से जब 2 सालों तक पाबंदियाँ रहीं, 2021 में ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा लोगों का। सबसे अच्छी बात आफ्ताब साहब ये है कि लोग नई नई चीज़ें, नई नई जगहें डिस्कवर कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान को लेटेस्ट अचीवमेंट मिली है, इस पर आपकी फीलिंग्स कैसी, पहले तो ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। पहली बात तो ये कि जो ये अच्छी ख़बर है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है कि जो सैर व सियाहत का शोबा है वो पाकिस्तान में भरपूर तरक्की कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में जो इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की है, उसमें पाकिस्तान ने 6 दर्जे बेहतरी की तरफ मज़ीद बढ़ा है। और इस सारे अमल में एक बहुत ही मुश्तरका काविश शामिल है, जिसमें वफाकी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमतें और हमारे जो रीजनल गवर्नमेंट्स गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और प्राइवेट सेक्टर ख़ास तौर पे, जिसने भरपूर तरीके से आगे बढ़ के गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ का खैर मकदम किया और नई इन्वेस्टमेंट्स की हैं। उससे ये सारे अवामिल मिल के इस नतीजे पे पहुँचे कि हम सियाहत को ऊपर ले जा सके। हालांकि दुनिया भर में कोविड की वजह से बहुत ही मुश्किल हालात थे और मुख्तलिफ़ मुल्कों में बहुत ही तनज़्ज़ुली देखी गई टूरिज़म में कोविड के क्राइसिस की वजह से। लेकिन हुकूमत की जो वो स्ट्रेटजी थी कि डोमेस्टिक टूरिज़म को फोकस किया जाए, SOPs को टाइमली नफाज करना और सेफ़ एंड साउंड टूरिज़म को ओपन करके हमने बहुत बुरे हालात में भी टूरिज़म को जारी रखा और ये एक खुशाइंद बात थी इस सारे अमल में। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह मजीद आगे बढ़ते रहे तो इंशाल्लाह जो अगला इंडेक्स आएगा 2 साल बाद इंशाल्लाह सर, हमारी भी यही दुआ है कि हम अगेन इस अपनी सयाहत, स्पेशली अपनी सयाहत के हवाले से मजीद अच्छी अच्छी खबरें आवाम को दें। राजा नासिर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हम देखते हैं कि GP एक कितनी खूबसूरत जगह है और जब जब फैसल जाते हैं ना तो मुझे चिढ़ाता है कि भाई ये वाली चीज़ भी डिस्कवर करके आया हूँ, वो वाली भी। क्या इक़दामात लिए गए, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई कि आज हम देखते हैं कि हम उस लिस्ट में हैं जहां पर हमें खड़े होकर फ़ख्र महसूस होता है? जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे देखें जी, इक़दामात हम सब ने मिलकर की है इस वतन अजीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, अच्छे फैसिलिटीज़ का देना, यहाँ की गवर्नमेंट की कोशिशें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, बेहतर अकोमोडेशंस को यहाँ पर लॉन्च करना और मुख्तलिफ हमारे इंटरनेशनल लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो इसकी वजह से एक अच्छा हमें इमेज मिला दुबई एक्सपो की वजह से, और इंटरनेशनल जितने भी हमारे टूर्स रहे उनमें हमने जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट की तो बड़े अच्छी रिस्पांस मिली वहां से। तो आपको अंदाजा इसी से होगा, इस दफ़ा हमारे पास तकरीबन 1200 से 1400 एप्लीकेशंस है, ग्रुप एप्लीकेशंस, जो फॉरेनर्स जो एडवेंचर टूरिज्म में भी इंटरेस्ट की पिछले साल तकरीबन 150 से 200 के करीब था। ये भी एक खुशाइन बात है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम 6 नंबर हम आगे कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम 12 मजीद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान मिलकर। इसमें आप मीडिया पर्सन्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से आपने अपने कैमरे से इन खूबसूरत इलाकों को कैप्चर किया, दुनिया के नज़रों में आपने पेश की, और पाकिस्तान के एक पॉजिटिव टूरिज्म को आपने दुनिया के नज़रों में लाया, और इसके लिए आप भी मुबारक के मुस्तहक हैं। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और पूरे पाकिस्तान और PTDC खुसूसन जो आफ्ताब साहब बैठे हैं, इनकी बड़ी कोशिश भी है हमेशा से एक पॉजिटिव टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इन सब के पीछे सबसे जो अहम जो ज़रूरी बात है वो है अमन। अगर अमन रहे इस मुल्क के अजीज हमारे वतन पाकिस्तान में, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है। पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया के बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक बेहतरीन डेस्टिनेशन करार दिया जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और मैं पहले आपसे ये पूछता हूँ, फिर यही सवाल मैं राना साहब के पास लेके जाऊंगा कि जब हम GB की बात करते हैं या हम KP की बात करते हैं, ओवरऑल हमारा साउथ, हमारा सेंट्रल, हर जगह पे इस वक्त जो अमन कायम है, उसी वजह से हम ये इतनी टूरिज्म में बूस्ट देख रहे हैं। सेफ टूरिज्म वाला जो पहला स्टेप है ना राजा साहब, वो हमने कर लिया है। अब हमें जाना है इको टूरिज्म की जानिब, जो बहुत लोग नहीं जानते। मैं चाहूँगा कि क्या प्लानिंग है आप लोगों की, खासतौर पर अभी तो शंदूर भी 2 साल बाद शुरू होने वाला है, तो वहाँ भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे, तो इको टूरिज्म के हवाले से क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? जी देखें जी, हमारे लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज वही है इको टूरिज्म का, क्योंकि हम चाहते हैं इस इलाके की खूबसूरती को बरकरार रहें। जो इन्वायरमेंट जो आगे चैलेंजेस हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हैं, इनके लिए हम सबको बाहैसियत पाकिस्तानी हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हम जिस इलाके में भी मूव करते हैं वहाँ पे जो हम गंद फैलाते हैं उसका हमें एहसास होनी चाहिए। एक अच्छे शहरी होने के, पाकिस्तानी होने का सबूत दें। जब भी इस इलाके में आते हैं तो वो अपना घर समझकर, गिलगित बल्तिस्तान नहीं पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे जो भी कचरे हम फैलाते हैं, जो हमारे टूरिस्ट है, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, हर किसी की इसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान बाकायदा इस पे प्लानिंग हम कर रहे हैं। पहले टोटली 2 म्यूनिसिपलिटीज़ थे हमारे पास, इसको बड़ा एक चैलेंजिंग इशू था। अब इस म्यूनिसिपलिटीज़ को हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हम बेहतर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज जो इश्यूज है हमारे पास, ग्रीन पाकिस्तान को हम प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ की यूथ के अंदर वो अवेयरनेस हमने पैदा की है, मुख्तलिफ क्लीन अप प्रोग्राम्स हमने यूथ के साथ मिलकर की है, और मजीद भी हम इस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल राना साहब ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, साफ रखना और इसको साफ दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आफ्ताब साहब, एक तो मैं चाहूंगी आप इसी चीज पे कमेंट करें, दूसरा ये कि पूरे पाकिस्तान के अगर टूरिज्म के हवाले से मैं बात करूं कि आप लोगों की मजीद आगे प्लानिंग्स क्या है, मजीद कौन कौन से स्टेप्स आप लोग लेने जा रहे हैं। आफ्ताब साहब तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हालिया साल में हमने एक नेशनल टूरिज्म स्ट्रेटजी डेवलप की है, तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके, और उसका एक बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द टूरिज़्म, कि पायदार कैसे बनाना है लंबे अरसे के लिए सैर सियाहत के काम को। और उसमें जो इको टूरिज़्म है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मरकज़ी फोकस रखता है इसमें। अब जितनी फ्यूचर की डेवलपमेंट अभी प्लान हो रही है टूरिज़्म के लिए, वो सब सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हो रही है। उसके बगैर कोई भी नई जगह ओपन नहीं की जाएगी, ये गवर्नमेंट ने तय कर लिया है। और सूबाई हुकूमतें अभी अपने जो नए मास्टर प्लान बना रही हैं उसमें ये प्रिंसिपल ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि हम किस तरह से अपने लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। अभी इंशाल्लाह जून के फर्स्ट वीक में एक टूरिज़्म ब्रांड कैंपेन लॉन्च की जा रही है। आई होप प्राइम मिनिस्टर खुद उसका इफ्तिताह करेंगे। उसका एक हिस्सा जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम अपने टूरिस्ट को अवेयरनेस पैदा करें कि वो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की हैसियत से ट्रैवल करें, बिकॉज सियाहत बढ़ रही है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ सकता है आलूदगी की सूरत में या दीगर इक़दामात की ना होने की वजह से।
तो एक तरफ तो हम सर्विस प्रोवाइडर को एजुकेट कर रहे हैं कि वो अपनी सर्विसेज को इको फ्रेंडली बनाए, दूसरी तरफ सयाहों को एक पूरा एक मटेरियल अभी हम डेवलप किया है, सोशल मीडिया पे भी हम उसको गाहे बगाहे डाल रहे हैं कि वो किस तरह जब जाएं तो रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की हैसियत से जाएं, गंदगी ना फैलाएं, उन इलाकों के सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखें। ये पूरी कैंपेन अभी इंशाल्लाह मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर उसको आगे हम चलाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि अब जब इतने खूबसूरत इलाके उनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि हमने नॉर्दर्न एरियाज, जाहिर सी बात है बड़ी खूबसूरत है, तो सिंध और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, ये जो कोस्टल टूरिज़्म है और सिंध की जो आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म है, कमाल है सर, कहीं नहीं मिलती है पूरी दुनिया में। इसके लिए आप क्या प्लान बना रहे हैं? और अभी रिसेंटली आई कवर्ड कैलाश फेस्टिवल, तो वहाँ पे आपको पता है फॉरेनर्स आते हैं, जो हमारे पीटीडीसी होटल्स हैं, जो हमारे पॉड्स हैं, वो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ रीजंस की वजह से वो बंद हैं। सर ये कब खुलेंगे, ये मुझे सिर्फ बता दें। एक अच्छी खबर ये भी आपको दे दूं कि जितने पीटीडीसी के मोटल हैं वो सब के सब प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। हुकूमत की ये प्रायोरिटी है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाया जाए, वो इन मोटल्स को चलाए। हुकूमत का काम नहीं है होटल और मोटल्स को चलाना। तो पहले मरहले में ऑलरेडी जीबी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मोटल्स जो हैं वो जून के महीने में ओपन हो जाएंगे। दूसरे में केपी के मॉडल, केपी गवर्नमेंट के ज़रिए उनको हैंड ओवर हो गए और वो खुलने जा रहे हैं। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान के भी जो मोटल्स हैं वो हम सूबाई हुकूमतों के हवाले कर रहे हैं कि वो उनको प्राइवेटाइज करेंगे। इन तमाम मोटल्स की सर्विसेज को अपग्रेड किया जा रहा है, उनमें नई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उनकी जो सर्विसेज है उनको बेहतर करके स्टाफ की ट्रेनिंग दे के एक नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनको खोला जाएगा। तो इंशाल्लाह ये साल जो हमारा है इज़ वेरी क्रूशल, इसमें ये सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सब के सब मोटल जो हैं पब्लिक के लिए इस साल के दौरान में आफ्ताब साहब अपनी सर्विसेज दोबारा फराहम करना शुरू इसमें एक इशू ये भी आता है कि मोटेल्स तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ तक की रसाई, जैसे हम दिसंबर में वी वेंट टू गोरख हिल्स, रोड वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं बनती है, ऑब्वियसली वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, बट ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और दूसरी बात ये अभी ये ऊपर गिलगित तो चित्राल वाला भी रोड जो है बनना, कह रहे हैं कि बनना शुरू हो रहा है। कितना अहम है ये, क्योंकि जो भी हम जाते हैं बाहर, आप देखें स्विट्ज़रलैंड इतना छोटा सा है, जीबी उससे बहुत बड़ा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी उससे बहुत छोटी है। आपको लगता है कि सिर्फ होटल्स पे और यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट अब नहीं हमें करनी चाहिए, हमें अपनी सहूलियात को भी बेहतर बनाना चाहिए? आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये जो रोड एक्सेसिबिलिटी होती है ये की एलिमेंट है कि सड़कों का बेहतर होना, और राजा साहब भी बताएंगे आपको। इस वक्त जो मेजर प्रोजेक्ट हैं सूबाई हुकूमतों के और वफाकी हुकूमत के भी, वो सड़कों को बेहतर करना है, रसाई को अच्छा करना है। ऑलरेडी कराकुरम हाईवे के आप जो एरियाज़ हैं उनके साथ 2 नए रोड बन रहे हैं डैम्स के साथ। ऊपर बाबूसर पास के टनल का प्रोजेक्ट अप्रूव है। एक नया कॉरिडोर रोड बन रहा है जो स्कर्दू को कश्मीर के रास्ते नीचे ज्वाइन करेगा। इसी तरह शंदूर वाला जो रोड आपने जिक्र किया उसका प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू है। चित्राल साइड से मस्तूज का रोड भी बन रहा है। तो ये सारी ऑब्वियसली रोड रातों रात नहीं बन सकती, ये सारी एक अरसा लगता है, इसमें काम शुरू हुआ है। इसी तरह जो चित्राल का लिंक है दीर वाला रोड, उसका भी प्रोजेक्ट है जो इस वक्त काम शुरू हो गया हुआ है। कुमराट वैली को कलाम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी तरह ये सिंध और बलूचिस्तान में पूरा एक मास्टर प्लान बन रहा है जो कि कोस्टल एरियाज़ के टूरिज़्म को डेवलप करेगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट नवंबर तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी और उसके मुताबिक फिर फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। आफ्ताब साहब, फिर ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं ना, तो स्पेशली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को ये अच्छा लगे कि हम सफ़र कर रहे हैं तो एक आरामदेह सड़क है। राजा साहब, आपकी जानिब आती है, मुझे ये बताएं कि शंदूर पोलो फेस्टिवल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसकी तैयारी कैसी जा रही है? क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि हम जाएँ और 2 साल से हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, तैयारियां उरूज पे हैं। कल हमने मीटिंग की, इस हवाले से हम तकरीबन चुके हैं 7, 8 और 9 जो जुलाई का जो हमारे फिक्स डेट होता है जुलाई के लिए, वो वेदर वाइज भी कंफर्टेबल है और तकरीबन सारी तैयारियां कंप्लीट है दोनों तरफ से।
केपीके गवर्नमेंट भी उसमें हमारे साथ दे रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों की एक मुश्तरका इजलास अभी होनी है, मीटिंग, इसमें सारी चीज़ें तय किया जाएगा। तकरीबन आखिरी मराहल में है, सारी चीज़ें हम फिक्स कर चुके हैं। इंशाल्लाह 7-8 जुलाई को इंशाल्लाह हम ओपन कर रहे हैं शंदूर मेला, और इस मेले को इंशाल्लाह काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कोविड की वजह से 2-3 सालों से हम कर नहीं पाए थे। तो इस दफ़ा बिल्कुल वेलकम करेंगे आप सबको, पूरे पाकिस्तानियों को। अच्छा, एक खूबसूरत जगह पे एक खूबसूरत गेम के साथ। आप डेट इसकी अगर दोबारा हमें कंफर्म कर देते आखिर में। 7-8-9 सर, 7-8-9, क्योंकि कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड की भी इतलात आ रही थी। ठीक है, 7-8-9 जुलाई, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ फिजिबिलिटीज इसलिए कि हम पहले भी 7-8-9 को कर रहे हैं, तो वेदर का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वेदर फोरकास्ट को भी हमने देखना होता है। तो इसकी वजह से हम थोड़े स्टक थे, तो कल हमने यही टेंटेटिव एक डेट हमने फिक्स की है। देखें आगे चलकर उसको, फिर अगर वेदर वाइज कोई इशू आता है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राजा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आफ्ताब राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। याहत के लिए बहुत अच्छी और खुशाइन खबर है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इतनी खूबसूरत जगहों को कचरे से पाक रखें, साफ रखना। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे और भी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची में बढ़ते जुराइम फैसले सड़कों पर होने लगे हैं। असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, कहीं मोबाइल ना देने पर तो कोई बाइक छीनने पर लोगों को कत्ल कर जाता है, जान ले जाता है। और तो और तल कलामी हो या कोई और मामूली बात, शहर कायद में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो शहरियों और पुलिस ने क्रिमिनल्स को भरपूर जवाब देने की ठान ली और मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस और वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि जुराइम पेशा को जवाबी कार्रवाई करके वहीं सड़क पर ही ढेर कर दिया जाता है। लेकिन फैसल, अवाम जब अपने हाथों में कानून ले लेगी तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ होगी। बिल्कुल महक, इस पे हम ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इमरान यूसुफ जो कि माहिर नफ्सियात हैं वो मौजूद हैं, और चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अहमद, मैं आपसे ज़रा आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का, और मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये जो बनी हुई है सिचुएशन, पहले ही कराची में नफ्सा नफ्सी का आलम था, अब लोगों ने भी हथियार उठा लिया है। तो अहमद, मुझे ये बताएं कि क्या यही हल है इस चीज़ का? जी देखिए फैसल, ये हल तो नहीं है किसी चीज का, लेकिन ये जरूर है कि शहर में एक अदम बर्दाश्त की सी कैफियत है और एक खौफ सा है। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और सिग्नल पे रुकते हैं, बराबर में एक मोटरसाइकिल आती है, तो आप यकीनन खौफजदा हो जाएंगे। सिर्फ आप क्या, शहर के तमाम शहरी खौफजदा हो जाते हैं जब किसी तरह के कोई मामला हो, चाहे वो आपको लूटने ना आया हो, शख्स वो सिग्नल पे ही रुका हो, लेकिन शहरी जो है वो खौफजदा होते हैं। तो एक इस तरह का खौफ है कि कोई आएगा, कहीं से लूट लेगा, मोबाइल फोन ले जाएगा, वॉलेट ले जाएगा, ज्यादा पैसे लेके घर से ना निकलो, ज्यादा पैसे वॉलेट में ना रखो, कार्ड से तो इस तरह का माहौल बन गया है। उसकी वजह यह है कि शहर में वारदातें उतनी हुई हैं। जब एक शहरी शहर में ही 3-3 दफा 4-4 दफा लूटेगा और उसको उसका लूटा हुआ सामान, छीना गया सामान वापस नहीं मिलेगा, तो इस तरह की कैफियत तो डेवलप होगी। अब आपकी बात रही कि आपने ये बोला कि क्या असला उठाना हल है, तो असला उठाना हल तो नहीं है, लेकिन अब शहरी क्या करें? मतलब वो कब तक लुटते ही रहेंगे, कब तक इसी तरह चीजें होती रहेंगी? पुलिस वारदातें रोकने में इस तरह की, हम देखते हैं साल 2013 के बाद से बड़ा जुर्म शहर में खत्म हुआ, दहशतगर्दी खत्म हुई, बम धमाके खत्म हुए, टारगेट किलिंग कम हुई, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है जिससे एक आम शख्स मुतासर है, जिससे मैं, आप, हम सब मुतासर हैं, वो जुर्म नहीं रोक पा रहा है। शहर की सड़कों पर शहरियों को लूट लिया जाता है। थोड़ा सा रोकूंगा, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं, तो हमने कुछ ये क्राइम स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि इकट्ठी किए, हम आपको अगर वो शेयर आपके साथ करें और ये आपको बताने की कोशिश करें कि किस हद तक चीज़ें बढ़ चुकी हैं। देखिए मोबाइल, ये मोटरसाइकिल, ये अच्छा पहले मोबाइल की हम बात कर लेते हैं। 2118 छीने गए, सिर्फ 45 की रिकवरी हुई है। गाड़ियों की बात करें तो 16 जो हैं वो छीनी है, 184 जो है चोरी हुई हैं। इसी तरीके से 419 मोटरसाइकिलें हैं जो कि छीनी गई हैं। एक बार फिर आप मोबाइल देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम तर हो रहे हैं, और ये 4 व्हील गाड़ी है। और एक मोटरसाइकिल मैं आपको बताऊं कि 405 छीनी गई हैं, 4081
चोरी हुई है। हाँ, 81 जो है चोरी हुई है और ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है अहमद, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि ये चीज बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहूंगी कि आप जो बात ऐड करना चाह रहे हैं वो प्लीज आप करें। हाँ महक, मामला ये आप ये देखें कि साल 2020 में 37,000 मोटरसाइकिलें शहर से छीनी जाती हैं, चोरी की जाती हैं, और वो फिगर बढ़ के साल 2021 में 50,000 पे पहुंच जाता है। यानी कि 50,000 शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। मिली वापस कितनों को, ज्यादा से ज्यादा चंद हजार को, लेकिन 50,000 एक बड़ा फिगर है। 2100 गाड़ियां शहर से चली जाती हैं साल 2021 में। 2100 गाड़ियों का मतलब है उसमें 5,000 वाली 5 लाख वाली जो है वो मेहरान भी है, 20 लाख वाली करोला भी है। तो इसका अगर आप हिसाब लगाएं तो ये तो करोड़ों रुपए शहरियों से चले गए। अब अहमद, मैं भी यही बात करी हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है, तो इसको कंट्रोल करने वाले कहाँ बैठे हैं? जब वो कोई काम नहीं करेंगी तो ये स्टैट्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। इमरान यूसुफ भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, आपकी तरफ आती हूँ, ये इसके पीछे साइकी क्या है? एक तो ये कि चले ये तो एक चोरी हो रही है, छीनी जा रही है, लेकिन जो अवाम इतनी बेसब्र हो गई है कि वो इंतज़ार नहीं करते कि हमारे जो मुहाफिज है वो आए, खुद ही अदालत लगा लेते हैं और छोटी छोटी बातों पे गोली चला देना, गिरेबान पकड़ लेना। ये इसके पीछे क्या साइकी आपको नजर आती है? क्यों इतनी बेसब्री हमारे मुआशरे में पैदा हो गई है? देखिए, इंसान जो है खैर और शर का मजमुआ है, और जब उसका शर जागता है तो वो बेकाबू हो जाता है। इंसान की जिबलत के अंदर, हैवानी जिबलत में ये बात शामिल है कि वो ताकत का इजहार कर सकता है, और इस ताकत के इजहार को रोकने के लिए और एक माशरे के अंदर अमन और सुकून और फलाह कायम करने के लिए दीन और दुनिया का कानून लागू होता है, कानून साजी होती है, जो ये बताता है कि दूसरे इंसान के हुकूक क्या हैं, किसी की जान नहीं दी जा सकती, और सजा सिवाय हुकूमत वक्त के कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए कानून लागू होता है। जब एक ऐसा माशरा जहाँ के ऊपर कानून की पासदारी ना हो और एक इंसान को और एक आम इंसान को ये 100% यकीन हो कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, एक ऐसा माशरा जहाँ पे पुलिस को देखकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता हो, जहाँ पे लोगों को ये मालूम होगा कि थाने में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर ये जुल्म होगा, जहाँ पे लोगों को ये मालूम हो कि हमें अदालत नहीं जाना चाहिए क्योंकि अदालत का जो कानूनी निज़ाम है वो या तो हमें ख़त्म कर देगा या वो इंसाफ दिलाएगा जब हम दुनिया से जा चुके होंगे। जब इस तरह का माशरा पनपने लग जाए तो फिर इंसान जो है वो अपने उसी शर की कुव्वत को जो है वो इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ ये जो हो रहा है फॉर श्योर गलत है। 50,000 मोटरसाइकिल छिन जाना, लोगों के मोबाइल छिन जाना, ये गलत है, लेकिन इससे बड़ी गलती ये है कि हम कानून अपने हाथ में लें। ये अगर लहर चल गई तो इसकी इंतहा कहाँ तक जाएगी मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ये एक चीज़ अहमद, मैं पहले आपसे और फिर डॉक्टर साहब आप भी इसको रिप्लाई कीजिएगा। कराची शहर माना जाता था कि यहाँ पे रात जो है देर तक लोग जागते थे, और जो ख़ास तौर पे नौजवान थे वो इस तरीके की अपने चीज़ें करते थे कि वो चौकीदारी वाले निज़ाम ख़ुद अपने हाथ में लेते थे। अब यहाँ पे सिचुएशन अहमद ऐसी बनती जा रही है, गेटेड कम्युनिटीज़ बहुत दूर दूर हैं, वहाँ तो छोड़ ही दें ना, लेकिन जो शहर का सेंटर है जहाँ तमाम तर काम हो रहा है, वहाँ पे चौकीदारी निज़ाम आपको लगा पिछले दिनों में कि बढ़ा है या कम हुआ है? क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि लोग मेरी मोहल्ले में लाइसेंस्ड पिस्टल रख लेंगे लेकिन हर घर से 1000 रुपये चौकीदार को भाई नहीं देंगे। तो मुझे इस पर ज़रा बताइएगा। जी देखिए, इस पे पुलिस ने भी काफी कोशिश की थी कि 10-10 घर या 15 घर जो एक गली में वाक़ होते हैं, अगर वो मिलके कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई चौकीदार रात के औकात में कम से कम रख लें तो वारदातों को, खासतौर पे जो हाउस रॉबरीज होती हैं रात में, उन पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा, या फिर जो स्ट्रीट क्राइम गली में बाहर बैठे हुए लड़कों से हो जाता है तो उस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अफसोस की बात, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस पर अमल नहीं हुआ। लोगों की जानिब से इवन कैमरे भी नहीं लगाए गए। खैर, वैसे ये काम पुलिस का है या फिर जो है सूबाई हुकूमत का है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाए, लेकिन कम से कम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि घरों के बाहर अगर आप कैमरे लगा दें तो घर के जो बाहर की जहां पे गाड़ी पार्क होती है उन एरियाज में कवर कर लिया जाए तो ये बेहतर होगा। खुद साख्ता अगर थोड़ी सी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिए जाए, लेकिन ये भी बहुत कम
घरों की जानिब से ही, बहुत कम लोगों की जानिब से ही जो है वो किया गया। लेकिन हाँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट सिर्फ शहरियों ने ही शुरू किया कि उन्होंने पूरी गलियों को जो है वो कवर किया, बाकायदा उसका कमांड एंड कंट्रोल रूम पुलिस को दिया तैमूरिया थाने में बना के। तो ये एक अच्छा कदम भी इस तरह शहरियों की जानिब से कुछ इलाकों में उठाया गया। लेकिन हर इलाके के लोग इस चीज पे रजामंद नहीं होते कि वो अपनी जेब से जो है वो पैसे खर्च करें इस पर। वो ये सोचते हैं कि भाई हुकूमत क्या कर रही है, जो उनकी सैलरी से, तनख्वाह से टैक्स कट रहा है, उससे वो क्या कर रही है हुकूमत। तो ये भी जो है वो बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सबसे पहले स्कूटनी का अमल शुरू होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। ये जो पुलिस के अंदर ही जो है वो ऐसी काली भेड़े मौजूद हैं जो कि सट्टे को जो है वो चला रहे होते हैं, मंशियात को चला रहे होते हैं, और जो दीगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है शहर में उसको चला रहे होते हैं। तो जब तक उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा तो शहरियों का भरोसा पुलिस पर कायम नहीं हो पाएगा। तो स्कूटनी का अमल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले शुरू होना चाहिए। सही, बिल्कुल अहमद, आप दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, लोग नौकरियों से फारिग किए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इस दौरान अगर अवाम असला उठाती है, असला उठा के सड़कों पर आती है, चोरी चकारी भी करती है, ये लोगों को रास्ते में रोकती है, मोबाइल छीनती है, क्राइम हो रहा है, तो क्या ये एक वजह तो नहीं है जहनी तनाव की कि ना नौकरी है, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी आपकी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, घर में हर वक्त पैसे की डिमांड होती रहती है, इस वजह से भी हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ का रुख करती है, हमें नजर आती है? देखिए, ये दलील देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये दलील किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, ना दुनिया के कानून में और ना आखिरत के कानून में। मैं तो दो ही कानून मानता हूँ, एक आखिरत का कानून है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पहुंचा है, और एक दुनिया का कानून है जो हम कानून साजी करते हैं। एक मुसलमान जो 18.5 घंटे रोजा रखता है, क्या जब उसको भूख लग रही होती है तो वो नहीं इस बात पर रुक जाता कि अल्लाह मुझे देख रहा है? तो क्या ये वो मुसलमान भूल जाता है बाहर के अब मुझे अल्लाह नहीं देख रहा है, ये अल्लाह जो है वो चला गया है? मैं आपको बता देता हूँ, गुर्बत की वजह से जराइम नहीं होते हैं, नाइंसाफी की वजह से जराइम होते हैं, और ये जो तकाबुल हमारे माशरे के अंदर एक तरफ बढ़ते हुए लोगों की हद से ज्यादा अयाशियां करना, उनको ये बात दिखाना और कानून से उनको आजाद समझना, ये चीज इंस्पायर करती है एक इंसान को। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं चाहते कि बाहर जाके असले के जोर पे छीन के खाना लेके आ जाए, असले के जोर पे छीन के दवाई लेके आ जाए, ये नहीं होता। हमने ऐसे हजारों पेशेंट जो है वो देखे हैं जो जराइम की सूरत के अंदर हमारे पास आते हैं या खुदकुशी या नशे की सूरत में आते हैं, वो किसी दूसरी वजूहात की वजह से तो करते हैं, गुर्बत की वजह से ये वाले जराइम नहीं होते। मोटरसाइकिल बेच के उसने कौन सा किसी नई काम के अंदर लगा देता है, ये काम नहीं होते। हम इसको खाली एक दलील के तौर पर पेश करते हैं कि क्योंकि हमारे माशरे के अंदर गुर्बत है इस वजह से जराइम बढ़ रहे हैं, नहीं सिर्फ कानून की पासदारी ना होने की वजह से और तरबियत ना होने की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं। सही और ठीक है। इमरान साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। अहमद भी हमारे साथ मौजूद है और यकीनन हम अहमद से मजीद भी जो हमारे जराइम है उन पर बात करेंगे, क्योंकि एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, वो ट्रेन वाला जो हुआ और उस पर हमने देखा कि नहीं होना चाहिए था ये, अनफॉर्चुनेटली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे उससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे क्राइम के हवाले से, लेकिन ये जुर्म हमें सिर्फ सड़कों पर नज़र नहीं आते। अगर हम अपने ट्रेन के पूरे निज़ाम की बात करें तो ये जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद काफ़ी अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि अब ट्रेन भी आपके लिए महफूज नहीं है, क्योंकि कराची की खातून को चलती ट्रेन में अमले ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक अपडेट ये भी अब आ रही है कि जो केस है इसके 3 मुल्जिमान को बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा ट्रेन चलाने वाली जो निजी कंपनी है उसको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती, FIR में नामजद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DS रेलवे हम्माद हसन मिर्जा के मुताबिक मुल्जिमान को समुंदरी, जहानिया और शोरकोट से पकड़ा गया। उनका कहना था कि बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस निजी कंपनी चलाती है, वाक़ये में रेलवे का कोई मुलाजिम मुलव्विस नहीं था। ऐसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक SOPs बना दी हैं, लेटर्स इशू किए जा चुके हैं पहले भी, और आज हमने मज़ीद उसको रीइंफोर्स किया है कि जो प्राइवेट कंपनी जिसके मुलाजमीन होंगे वो पुलिस क्लियरेंस
और उनके आईडी कार्ड्स हमें मुहैया किए जाएंगे ताकि हम उनको प्रॉपरली चेक कर सकें कि ये आदमी पुलिस से कैरेक्टर वाइज बिल्कुल ठीक है। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से निजी कंपनी को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने वाजे किया है कि ऐसे वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हुक्काम के मुताबिक ठेकेदार के जवाब के बाद मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। अहमर हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही साथ बाबर रजा डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन रेलवे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमर, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, जब हम अभी बात भी कर रहे थे क्राइम के हवाले से, चोरी और डकैती तो एक अलग चीज़ है, बट ये जो हमने अभी अपने नाजरीन को अपडेट दी है, ये बड़ी अलार्मिंग, अफसुर्दा, डिप्रेसिंग चीज़ हमें नज़र आई है कि अब हमें ये नज़र आता है कि ट्रेन भी हमारी महफूज नहीं है। आपके पास इस हवाले से अगर कुछ अपडेट हो तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, देन फिर हम बाबर रजा साहब के पास जाएंगे। जी बिल्कुल, इस पे ये अपडेट है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स का अमला होता है जो कि हर ट्रेन में तैनात होता है, खासतौर पे प्राइवेट ट्रेन में, उसमें से 4 सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इस वाकये के हवाले से पूछा जा रहा है कि जब ये तमाम मामला पेश आया तो वो कहाँ मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ महक, मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई इस तरह के नए वाकयात नहीं है। ट्रेन में माजी में भी शहरियों को इसी तरह ये तो खैर एक ज्यादती का मामला है, लेकिन बेवकूफ बना के लूट लिया जाता है, लोगों को बेहोश कर दिया जाता है, नशावर चीजें पिला दी जाती हैं, नशावर मशरूबात पिला दिए जाते हैं, उनका सारा सामान लूट लिया जाता है। इस तरह के और बहुत सारे जो है वो मामलात होते हैं, लोगों के पैसे जो है वो चोरी हो जाते हैं। सीटीडी की मुझे एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें ये क्लेम किया गया कि दहशतगर्द जो है वो पिस्टल्स जो है वो बजरिया ट्रेन जो है वो कराची लेकर आए थे, और इस तरह की इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स भी सामने आती रही। तो ट्रेन की सिक्योरिटी पर माजी में भी कई सवाल उठते रहे हैं। ये और अब आपने ये अच्छा नुक्ता आपने उठाया है, तो इस पे बाबर साहब से मैं बात करना चाहूँगा। बाबर साहब, पहले तो हम इसकी अगर बात कर लें, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये अपनी नौयत के एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। इस तरह की चीज़ हमने कभी पहले नहीं सुनी थी। जी, आप बजा कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान रेलवे में अपनी नौयत का पहला वाक़या है, तो लेकिन इसको किसी सूरत कंडोन नहीं किया जा सकता। यह अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जहाँ तक आप महफूज सफर की बात कर रहे थे, तो रेलवे जो है वो अभी भी स्टिल इट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल इन पाकिस्तान। ये हो गया है वाकया, इससे हमने कार्रवाई भी की है, तमाम गिरफ्तार भी कर लिए हैं, और दोबारा इस तरह का वाकया ना हो उसके लिए हम इंशाल्लाह ऐसे SOPs बना रहे हैं कि आपको इंशाल्लाह इस तरह का दोबारा। सर मैं ये चाहूंगी कि अगर वो SOPs आप हमारे साथ शेयर कर दें, क्योंकि हमारी एक बड़ी तादाद स्पेशली ख़वातीन अकेले सफ़र करती हैं ट्रेन में, इंक्लूडिंग माई मदर, माई सिस्टर। ट्रेन को कहते हैं कि ये महफूज सफ़र है, तो जो सुन रही हैं ख़वातीन स्पेशली, अगर आप SOPs अगर शेयर कर दें ना, बड़ा अच्छा होगा। जी, मैं उसमें अर्ज करता चलूँ कि उसमें सबसे पहले तो जो है इनकी जितने जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी क्लियरेंस ऑलरेडी हुई थी, लेकिन हमने ना उसमें स्पेशल ब्रांच और पुलिस की जितनी और दूसरे इदारे हैं और IB, उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि इनकी रीवेरिफिकेशन हो सके। तो जैसे रीवेरिफिकेशन आएगी तो उस बंदे को ही इसमें ट्रेन में काम करने की इजाजत मिलेगी जिसका पुलिस सर्टिफिकेट और तमाम रिकॉर्ड क्लियर हो। अच्छा, इसमें एक और मैं अर्ज करता चलूँ कि ये ऑलरेडी ये एक प्राइवेटाइज्ड हो गया हुआ है, इसका ट्रेन का आउटसोर्स ट्रेन है, तो इसमें जो है उनको हमने नोटिस जारी कर दिए कॉन्ट्रैक्टर को कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ। अगर आप इसका जवाब नहीं देते तो आपका जो है हम लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे। ठीक है सर, ये जब हम निजी कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है चेक एंड बैलेंस के हवाले से। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस रखा नहीं गया था पहले से? अब तो SOPs हो गए, क्योंकि शायद हमारी ये बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में इंतजार करते हैं कि कोई वाकया हो, फिर हम मजीद इसको बेहतर SOPs बनाएं। ऑलरेडी कोई चेक एंड बैलेंस था इस हवाले से? देखिए, मैं अर्ज करता चलूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अक्टूबर में फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ, मुंबई में हुआ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ हो गया, मतलब बाहर भी होता है तो इधर भी हो गया। मैं ये अर्ज करता चलूँ, ट्रेन और दूसरे मोड्स ऑफ ट्रैवल हैं, वहाँ वाकयात का होना मतलब ये पॉसिबल होता है। तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि जितना हमारे पास अमला है उसको इंश्योर करें कि वो पैसेंजर की सेफ्टी का ख्याल रखें। तो ये अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया है। हम इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने पैसेंजर का, ये पूरी हिस्ट्री ऑफ ट्रेन में एक पहला वाकया है।
जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इससे आप हमारी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितना इसको कंट्रोल किया हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि दोबारा किसी बिल्कुल यही कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीके की कोई चीज ना हो। अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो है खास तौर पर आसान सबसे हल ये है, किसी भी वाकये के बाद SOPs बना दी जाती हैं। अभी जैसे इन साहब ने कहा कि SOPs जो है वो हमने बना दिए। सर, ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बड़ी इसेंशियल सी और इनिशियल सी चीज है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी की अप्लाई करते हैं तब भी ये बनता है। और इवन अब तो अब क्या बल्कि गुज़िश्ता काफी सालों से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसको वैसे ही मैंडेटरी कर दिया है उन्होंने कि हर शख्स का वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। मुझे हैरत हो रही है कि रेलवेज ने अब इस बात पे जो है वो SOP बनाया है। क्या माजी में जो ये प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं इनमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है? उन पे कितनी भी FIR हैं उन्हें भर्ती कर लिया जाता है और आप लोगों को नहीं पता कि वो कौन सा अमला उन्होंने रखा है। इसमें अर्ज करूं कि तमाम जितने लोग हमने जो रखे थे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी सारी सबकी वेरिफिकेशन हुई है। मैंने अर्ज ये की कि उनकी री-वेरिफिकेशन करवानी है हमने। जैसे आपके इल्म में होगा कि कई बंदे जो हैं वो आ जाते हैं, भर्ती हो जाती है, तो हम उनसे HEC की दोबारा डिग्री की अटेस्टेशन मांगते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि हम री-वेरीफाई कर सकें, री-टेस्ट कर सकें कि जो आपने जो चीजें फराहम की हैं क्या वो ठीक हैं। तो पुलिस के ऑलरेडी सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बंदे की तबीयत में कोई तब्दीली आ जाना वो आपके इल्म में है कि वो कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं है। तो हमने इसीलिए दोबारा जो है उनकी रीवेरिफिकेशन मांगी है कि खुदा न खास्ता अगर इस तरह का बंदा जो है हमारे रेलवे के निजाम तो फिर इसकी जो है वो बास की जाए, पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे और कोशिश कर रही है रेलवे कि इस तरह के वाकयात ना हो। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छी बात इसमें यह है कि 3 लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार अरेस्ट हो गए और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक गवादर में हक दो तहरीक के गैर मारूफ उम्मीदवारों ने 4 जमाती इत्तेहाद के मजबूत उम्मीदवारों को अपसेट शिकस्त दी है। हक दो तहरीक ने 60 नशिस्तें हासिल की हैं। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में हक दो तहरीक का आगाज़ गुज़िश्ता साल हुआ था। नवंबर 2021 में हक दो तहरीक ने गवादर के मसाइल के हल के लिए 32 दिन धरना भी दिया था। हक दो तहरीक की कामयाबी से गवादर के मुकामी लोगों के मसाइल किस हद तक हल होंगे, मुस्तक़बिल में इनका क्या लाहे अमल होगा, इस सब पे हम बात करते हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हिदायत साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक है आपको। और ये हमने ऐसे ही कह दिया कि जी गैर मारूफ, लेकिन ये लोग गैर मारूफ नहीं हैं। यही वो असल लोग हैं जो जमहूर हैं। कोई सब्जी वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई स्पेशल पर्सन है। इन लोगों ने उठ के उन लोगों को शिकस्त दी है जो न जाने साल बलूचिस्तान पे हुक्मरानी करते आए हैं। कितनी बड़ी फतह करार देते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुबारकबाद दी, हौसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़र आ रहा है कि आवाम की तरफ से, नौजवानों की तरफ से बहुत बड़ी एक जज्बाती अंदाज में मैं ये बताऊँ, बलूचिस्तान में तो बहुत सारे नौजवान इस इलेक्शन से मायूस थे, वोट नहीं डालते थे। मेरे साथ बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में नौजवान ऐसे हैं वोट से, इलेक्शन से बेजार थे, घर में बैठे हुए थे। पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, वोट डाल रहे थे और इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूबा ये यहाँ का जो MPA साहब है, इसको अपने घर में ये आम नौजवान कैंटीन वाले ने शिकस्त दी। साबिक वजीर के अपने घर से एक आम नौजवान दुकान वाले ने शिकस्त दी। साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब को एक जूस वाले ने शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी, इसको मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब भी देख रहा हूँ। तो नौजवान इंशाल्लाह वो खुद, हम नौजवानों को आगे ला रहे हैं। मैंने खुद, मेरे किसी ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का बल्दियात में इरादा नहीं है। मैं तमाम ओहदों पे इंशाल्लाह तालीम याफ्ता नौजवानों को लाऊंगा, इंशाल्लाह तमाम खिदमात कौम की सर अंजाम देंगे। सही। हिदायतुर रहमान साहब, इंतहाई इंपॉर्टेंट इलेक्शन, अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा। आगे आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? क्या ये तहरीक सिर्फ गवादर तक हम देखेंगे महदूद रहेगी या पूरे बलूचिस्तान में हमें फैलती हुई नजर आएगी?
इंशाल्लाह फैलती नज़र आएगी। मरलावार हम चाह रहे हैं इंशाल्लाह जिला ग्वादर इसका बेस है तहरीक का। इंशाल्लाह मरलावार आप देखेंगे कि पूरे बलूचिस्तान तक फैलेगा इंशाल्लाह। और हिदायत साहब, अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, जनरल इलेक्शंस में गो के टाइम है, लेकिन इतने अरसे तक ये आवाज़ दबी रही, वो क्या चीज़ थी कि जिसने ये ट्रिगर किया कि अब हमें उठना है अपने हकूक़ के लिए? मैं तो खुद ये कई सालों से लगा हुआ था, तो ये देख रहा था, मजालिम देख रहा था, जुल्म देख रहा था, यहाँ की तौहीन लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हो रहा था, दफ्तरों में जुल्म हो रहा था। यहाँ मैं मुसलसल इसको मैं खुद ज़ाती तौर पर भी फेस कर रहा था। खुद मैं मचेरा हूँ, मचेरे का बेटा हूँ, मजदूर हूँ, आम गरीब आदमी हूँ। मैं खुद ये तमाम मुसीबतों को दिल में फेस भी कर रहा था। मैं कुड़कता था भी, अंदर भी लोगों की बातें होटल में सड़कों पर सुन भी लेता था, मुसलसल में बातें कर रहा था। लेकिन अचानक मैं भी आप से बाहर हुआ कि क्या करें हम, जमहूरी रास्ता है, पुरअमन रास्ता इख्तियार करें, जमहूरी रास्ता इख्तियार करें और ऐसा इख्तियार करें ताकि ये बड़े बड़ों को परेशान कर दें। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, आप अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी है। लोगों को, नौजवानों को एक एक गली में कार्नल जलसे करके, एक एक घर जा करके, नौजवानों के पास जा करके उनको बताने के लिए कि पुरअमन जमहूरी रास्ता ही हमारे लिए मजबूत रास्ता है, इसलिए हम मायूस ना हो, जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जद्दोजहद का, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया। इंशाल्लाह इसी को लेकर हम आगे चले इंशाल्लाह। हिदायतुर रहमान साहब, एक और सवाल का ज़रा जवाब दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि गवादर में बहुत सारे मसाइल सर उठाते हमें नज़र आते हैं। मेन इशू इस फंड का, जो कि फ़ंड इकट्ठा करने का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसके साथ साथ आवाम के जो दीगर दरीना मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई यकीनन आप लोगों ने प्लान तो सोचा ही होगा। वसाइल की कोई कमी नहीं है। ये गवादर में तो गुज़िश्ता 10-12 सालों में 100 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। सही वसाइल वफाकी हुकूमत की तरफ से वगैरह सब है। और यहाँ चाइना के साथ सीपैक में चाइना के साथ मुआहदा है। गवादर पोर्ट उसकी बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है गवादर सिटी, गवादर के अवाम। ग्वादर अवाम को आप सीपैक से निकाल दें तो सीपैक की क्या हैसियत है? इसलिए पूरा चाइना जो 1 अरब इंसानों को संभाल रहा है, तो चाइना खुद ग्वादर में मौजूद है, वो 1 लाख लोगों को नहीं संभाल सकता। तो इंशाल्लाह वसाइल की कोई कमी नहीं होगी अगर ईमानदार लीडरशिप हो, उसके पास विजन हो, प्लानिंग हो। हमें यकीन है इंशाल्लाह वसाइल की कोई कमी आड़े नहीं आएगी अगर आप करप्शन न करें, एक विजन के साथ, लॉन्ग टर्म मंसूबे के साथ आप आगे चलें। इंशाल्लाह कौम के मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हिदायत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि वो जो जमहूर का है ना, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, तो फिर वो ज़माना हम फिर से देखेंगे। आप मुबारक हो। तो ये वो फेस है और एक जिसको कहते हैं बेहतरीन किस्म की एक विक्ट्री है, जहाँ पे मजदूर मचेरे उठे और उन्होंने साल से जो है वो सियासत करने वालों को बताया कि किस तरीके से सियासत होती है। हिदायत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे बड़ा अहम पैगाम है तमाम देखने वालों के लिए, स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं। तंबाकू नोशी का अंजाम मुंह का कैंसर और फेफड़ों की तबाही है। दुनिया भर में इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन 31 मई को मनाया जाता है। मकसद है तंबाकू नोशी के इंसानी सेहत को लाहक खतरात और इसके मुज़र सेहत असरात से मुताल्लिक आवाम को आगाही फराहम करना। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जमाल साहब। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज जो है वो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल यही है, हम सबको पता है कि इससे लंग्स अफेक्ट होते हैं, लंग्स में टार इकट्ठी हो जाती है और फिर मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, ये एलिमेंट्री चीज़ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसके बावजूद लोग इसकी तरफ क्यों माइल होते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। इन्हीं अवामिल को रोकने के लिए और आवाम में आगाही पैदा करने के लिए 31 मई को दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया जाता है। 1987 में WHO ने पहली दफ़ा सिगरेट के बढ़ते हुए रुझान और इससे होने वाली अमवात और बीमारियों को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि हर साल 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाएगा, तंबाकू नोशी से निजात का दिन।
1988 में पहली दफ़ा नो टोबैको डे मनाया गया और ये कहा गया कि 24 घंटे के लिए सिगरेट ना पिएं ताकि लोगों को कायल किया जा सके, माइल किया जा सके कि तंबाकू नोशी तर्क की जा सकती है। अब आपका सवाल है कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तकरीबन 8 मिलियन डेथ हर साल तंबाकू नोशी से होती हैं और अनलकीली 1.2 मिलियन उन लोगों की होती है जो तंबाकू नोशी नहीं करते बल्कि उनके साथ बैठे होते हैं, यानी सेकंड हैंड स्मोक से। तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे सांस की बीमारियां, COPD, हार्ट अटैक्स, फालिज और मुख्तलिफ के कैंसर, मुंह से ले के लंग्स, फेफड़े, किडनीज, हर तरह के कैंसर हो सकते हैं। सही। इसके अलावा उम्र से पहले उम्र का बढ़, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा। जो आप बात करें कि उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना या आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, ये एक अपनी जगह। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं बल्कि फैसल से भी यही बात करी थी कि तस्वीरें लगा दी जाती है सिगरेट के डब्बी पे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाही पहुँचा दी जाती है, बट उसके बावजूद इससे पीछे ना हटना नामुमकिन सी बात है कि मतलब पीछे बंदा हट ही नहीं पाता। जितनी मर्जी हम भी कोशिश कर लें या आगाही जितनी मर्जी फैला दें, पीछे नहीं जा रहा बंदा, मजीद इसमें हमें धंसता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि निकोटीन दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है और सिगरेट तंबाकू में निकोटीन होती है, जिससे वक्ती तौर पे प्लेयर महसूस होता है, यूफोरिया होता है, तो वो कोई भी इसको छोड़ने पे तैयार नहीं। इसके छोड़ने पे, लेकिन लकीली इसके छोड़ने पे चंद हफ्तों में ये सारी एडिक्शन ख़त्म हो जाती है। शुरू में आपको मायूसी, चिड़चिड़ापन, काम में दिल ना लगना, भूख बहुत लगना, कब्ज़ हो जाती है, ये सारी जो अलामत हैं ये चंद हफ्ते की तकलीफ़ बर्दाश्त करने से ख़त्म हो जाती हैं और अपने मुआलिज से इसकी मदद ली जा सकती है। कुछ ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं जिनके लेने से ये सारी अलामत ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए एज ए प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि किसी बड़े बीमारी के होने से पहले, जैसे COPD है, हार्ट अटैक है, फालज है, या किसी कैंसर के शुरू होने से पहले ही तंबाकू नोशी को तर्क कर दें। बाद में तो फिर तर्क करनी है, उसका क्या फ़ायदा कि जब बीमारी भी हो गई और सिगरेट नोशी तर्क कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो चलें, अब जिस तरह ये ज़माना जदीद होता जा रहा है, टोबैको अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करता जा रहा है। लाइक आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम्स कि लोगों को जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चले, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो नई नई जिद्दत आती जा रही है तमाम तर चीज़ों में, ये ई-सिगरेट्स और ये सारी चीज़ें, कैसे लोगों को डीमोटिवेट किया जाए कि जनाब आप इनकी तरफ ना जाएं? इनको डीमोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आम में शऊर पैदा करना और आगाही पैदा करना, जो कि आप मीडिया वाले कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, कुछ ना कुछ लोग सुन रहे होंगे और इस पे अमल करेंगे। सिगरेट मुख्तलिफ़ फार्म्स में, तंबाकू नोशी मुख्तलिफ़ फार्म में की जाती है, सिगरेट, हुक्का, शीशा, पान, गुटखा, और ये सभी ख़तरनाक हैं। किसी भी फार्म में अगर तंबाकू लिया जाए तो वो ख़तरनाक है। शीशा पीने से, 1 घंटा पीने से 100 सिगरेट के बराबर टार और कैंसर मटेरियल अंदर चला जाता है, वो बहुत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और लोग शुगर में शुरू कर देते हैं, फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है, फिर चलता रहता है। उसके बाद कहते हैं जी अब मैं छोड़ नहीं सकता। तो चंद हफ्तों की तकलीफ़ बर्दाश्त करके आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू एक हमारी छोटी सी काविश है, वो तमाम देखने वाले जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, प्लीज़ उनसे हमारी दरख्वास्त है कि इसको छोड़ दें, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए, और ना ही उनके लिए अच्छा है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ा दिया जाता है। कराची में तो बसों और मिनी बसों के किराए बढ़ चुके हैं। अंदरूने मुल्क जाने वाली मुसाफिर बसों के किरायों में क्या फ़र्क आया है, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग कितने परेशान हैं, ये जानेंगे हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम से, जो कि एक बस में बैठ गए और कहीं जाने का इरादा रखते हैं। सो खुर्शीद से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और इन्होंने क्या किराया अभी तक पे किया। सो बताएगा खुर्शीद कि कहां जा रहे हैं आप और वाकई कैसा है कि किराए बढ़ गए हैं।
जी बिल्कुल, मैं बस में तो ज़रूर बैठा हूँ, लेकिन मेरा फिलवत कहीं जाने का इरादा तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहाँ कराची में इंट्रा सिटी बसों के किरायों में इजाफा हुआ है और हर मरहले का किराया 10 रुपये बढ़ाया गया है, इसी तरह जो इंटरसिटी बसें हैं, यानी कराची के अलावा आप दूसरे शहरों में जाते हैं, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, DI खान, तो उनके किराए में भी इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है कि उनके किराया फ़ी मरहला, फ़ी स्टॉप 10 रुपये नहीं बढ़ा, वो इजाफा सैकड़ों रुपए में हुआ है। और जाहिर है कि उसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी तो हुई होगी, लेकिन वो इजाफा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमने मुख्तलिफ़ बस स्टॉपों पे जाके उनसे मालूमात हासिल की कि पहले क्या किराया था, अब क्या हो चुका है, तो मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम किराया 200 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये इजाफा हुआ है मुख्तलिफ़ शहरों के किरायों में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कराची से हैदराबाद का जो किराया था उसमें कम से कम 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर ज़ाहिर है कि जब जाएंगे वीकेंड अपना गुजारने के लिए तो वो 200 रुपये इजाफी देंगे। और इसी तरह मुल्तान का जो किराया था पहले 1200-1300 रुपये लिया जाता था, अब वो 1500-1600 रुपये कर दिया गया है। कराची से लाहौर का जो किराया आम तौर पर 3000 रुपये लिए जा रहा था, उसमें 500 रुपये का इजाफा किया गया है। और कराची से डेरा इस्माइल खान जाने का जो किराया पहले बस अड्डे वाले लेते थे 2300 रुपये, उसमें उन्होंने 500 का इजाफा किया है। अब वो अड्डे के मुताबिक कि वो 2800 रुपये उसके वसूल कर रहे हैं। पेशावर का किराया पहले 3000 था, वो भी 3500 रुपये कर दिया गया है। कराची से पिंडी जाने वाले मुसाफिर पहले वो किराया 4500 अदा करते थे अच्छी बस में, अब वो 5000 रुपये अदा करते हैं। और जाहिर है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो गया है इजाफ़ा, और इस इजाफे को जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हैं और कहते हैं कि उनका ख़र्चा बेइंतहा बढ़ गया है। टोल टैक्स की अदायगी और दीगर जो पुर्ज़े हैं ज़ाहिर है कि वो भी महंगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर खुदा न ख्वास्ता आइंदा फिर कोई इजाफा होता है तो क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब यकीनन हमें आइंदा एक आध रोज़ में मिल जाएगा। जी चलें जी खुर्शीद, आपका बेहद शुक्रिया। तो महंगाई बहुत हो गई है और ट्रांसपोर्ट का किराया, मकान का किराया, सब कुछ बढ़ गया है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें कि हर चीज़ जब बढ़ गई है तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। पता है क्यों? हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि भाईजान आप माहाना 10 रुपए देकर मकान में रह सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं? 10 रुपए मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मुझे। तो चले फिर अनदेखा पाकिस्तान की रिपोर्ट देख लें, तब तक मैं देखता हूँ कि हमारे पर्स में 10 रुपए रखते नहीं, मेरे पास तो है, मेरे पास तो है, लेकिन जिनके पास नहीं तो जाए फिर रह लें। चले दिखा देते। इस महंगाई के दौर में एक कमरे के मकान का किराया सिर्फ 10 रुपए। 2 कमरों का घर है, 20 रुपए किराया देते हैं लोग गरीब थे। ये कोई पसमानदा तरीन इलाका नहीं और ना ही 1950 की बात हो रही है। हैदराबाद के इस इलाके में मकान का किराया है सिर्फ 10 से 20 रुपए। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब तालपुर खानदान के मीर अली अहमद तालपुर ने महाजिरीन के लिए घर तामीर किए। कॉलोनी का नाम अपने दादा मीर महमूद के नाम पर रखा। जब शुरू में आए थे तो को इनसे पैसा भी नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने शुरू में 4 आना, 8 आने, 1 रुपए इस तरह करके अब इस 10 रुपए को भी 40 बरस से ज्यादा हो गए। वो टोकन मनी है, कोई देता है कोई नहीं भी देता है। सब हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं और इजाजत लेते हैं कि भाई हम 2 मंजिला, ये देखे ना 2 मंजिलें बनी हुई हैं, 3 मंजिला बनी हुई हैं। अल्लाह की जमीन है, भले बनाए, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। मीर अली अहमद ने अपने बेटे को हिदायत की कि किराया ना बढ़ाया जाए और ना किसी से मकान खाली कराया जाए। हमने अपने जो बड़ों से वादा किया था कि उन्होंने कहा था कि बाबा ये हमारे बच्चे हैं
आपको इनको संभालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इनको संभाल रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी निभाएं। उसके अलावा ये जो ज़मीनें होती हैं ये सब अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, हर एक चाहता है, लेकिन हमें इसकी अल्लाह ने रिज़्क़ दिया हुआ है, हमारा गुजारा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम किसी को तंग न करें, अल्लाह ताला इनको हमेशा आबाद रखे। यहाँ 2000 के करीब अफराद रहते हैं। अक्सरियत मजदूरी और दिहाड़ीदारों की है। मैंने पाइपलाइन बिछाई हुई है, गैस लाइन बिछाई हुई है, बिजली दी हुई है इनको। वो मैं जब MPA बना था तो अपने कोटे में से मैंने इनको प्रोवाइड करके, अल्लाह देता है लेकिन मेरे हाथ से अल्लाह ने किया है करम। यहाँ से हमारे बच्चे कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बना है, कोई PSL खेल रहा है, कोई टेस्ट क्रिकेट खेल गया, कोई उन्हें यहाँ पे तरबियत ली, कई उन्हें यहाँ प्रैक्टिस की, कई उन्हें हमारे साथ खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ये बच्चे हैं हमारे, ये भी एक कार्य खिदमत है। कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे भी खा के फेंक देते हैं। लोग बाग 5-5 हजार रुपए किराए के देते हैं, भाई 20 रुपए लेते हैं किराए के। ये 20 रुपए की बात नहीं है, बात है महल्ले की, गरीबों की। पूरे शहर पूरे पाकिस्तान में देख लें कि किराया आसमान से बातें कर रहा है, लोग खा नहीं सकते, किराया भरना पड़ता है। लोग मेमपूरी खा लेते हैं 60 रुपए की, ये तो किराया 10 रुपए मिल रहा है। मगर महंगाई है, परेशानी है, वो तो हर सबके साथ है। मगर रहा किराए का मसला, वो मीर बरादरान को सलाम पेश करते हैं। हैदराबाद का ये इलाका बता रहा है कि एक बेटा बाप से किया गया वादा 30 साल से निभा रहा है। सबसे अच्छी इसमें बात पता है महक क्या थी? एक बेटा अपने बाप से क्या हुआ वादा निभा रहा है। उससे भी अच्छी बात पता है क्या है? उससे अच्छी बात यह है कि सिंध के मीरों ने जो माजरीन थे उनके लिए ये तमाम तर चीज़ें बनाई थी। ये वो लाइन है जो बहुत सारी तासुबी सियासत को ख़त्म कर देती है। और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो खातून की बात के ये किराए की बात नहीं है, ये गरीबों के एहसास एंटीक बात है। ये एग्जैक्टली एंटीक बात करें तो फिर एंटीकनेस की चीज़ों की बातें भी करते हैं। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर ने अपनी मदद आप के तहत अनोखा म्यूजियम बना लिया। म्यूजियम में करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स हैं। अच्छा जी, पुरानी जो सदी है, हमारी जो सदी पुराने सिक्के मौजूद है, बंदूकें मौजूद है। और नवादरा दिखा देते। चलें नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। ये 4 करोड़ साल पुरानी मछली है। ये 400 साल पुरानी बंदूकें हैं। ये सिकंदर आजम की फौज के हथियार हैं। और ये हैं डॉक्टर जमाल मरी, जिन्होंने अपने घर में तारीख बसा ली है। पहाड़ी इलाकों से स्पेशली कोलू में ये जो फॉसिल्स जो फिश के थे जो करोड़ों साल पुराने हैं, वो मैं खुद ही वहाँ से जाके मैंने निकाली है मुख्तलिफ जगहों से। मेरे पास गन तो जो फर्स्ट जनरेशन है, फ्लिंट लॉक है जिस तरह, उसके बाद मैच लॉक है, फिर ट्रिगर आए, फिर सेमी ऑटो आए, फिर ऑटो आए। तकरीबन हर जनरेशन का और हर वक्त के गन मेरे पास मौजूद है। तपते सहरा और रेतीले पहाड़ों के इलाके में ऐसा जुनून सिब्बी वालों ने भी आज तक नहीं देखा होगा। बलूचिस्तान में ऐसी कोई शायद फैसिलिटी भी नहीं है। मैंने मुख्तलिफ आर्कियोलॉजी वालों से रब्ता किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला है। कोई आर्कियोलॉजिस्ट आके इनकी मार्किंग करे, फोरेंसिक करे तो फिर तो बड़ी खुशी मुझे होगी। जमाल मरी को इस खजाने के लिए हुकूमती सपोर्ट की जरूरत है। इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। डॉक्टर जमाल मरी के म्यूजियम में कदीम और नायाब नवादरात के साथ साथ करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स भी मौजूद हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, समा, सिब्बी। किसी भी और मुल्क में होता ना ये तो अब तक इसके हज़ारों रुपए के टिकट लगते, लेकिन क्योंकि ये हमारे यहाँ कदर नहीं है इसकी। चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। हम जरा फिल्मी होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी नौजवान पहली बार पर्दे पर मुनफरिद रंग लेकर जलवानुमा होने हमें नजर आएंगी और फिल्म का नाम है खेल। कहानी बच्चों के अगवा के गिर्द घूम रही है और फिल्म की मौसीकी शायकीन के लिए एक नया अंदाज बल्कि एक सरप्राइज होगा। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि स्टोरी लाइन भी हम पता करेंगे, लेकिन
जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ लोकेशंस दिखाई हैं, दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो डायरेक्टर ज़िल्ले आतिफ हैं और इसके अलावा जितनी भी हमारी कास्ट आप देख रहे हैं वो बड़ी न्यू है। हाँ, वो बड़ी न्यू है और सारे यंगस्टर्स हैं, इतनी अच्छी बात है। तो जनाब अली अब्दुल नाफे हमारे साथ मौजूद हैं और समील आतिफ मौजूद हैं, इसके अलावा हसन कैसर और दुआ अली। भैया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। और सबसे पहले हम समील आपसे शुरू करते हैं कि थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो खेल इस मूवी का नाम है विच इज़ ड्यू टू कम ऑन 3rd, तो क्या किस हवाले से ये मूवी है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। उसके बाद सर जो हमारी फिल्म है ना, पाकिस्तान की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में ना अभी तक कोई टीनेज एडवेंचर फिल्म नहीं बनी। आप हॉलीवुड में आपने देखा होगा लोगों ने गूनीज बनाई हैं, वो अब हमारे पेरेंट्स की भी जवानी की फिल्म है लेकिन इतनी एवरग्रीन है। होम अलोन देख लें, उसमें जो होम अलोन का मेन हीरो था वो टीनेजर था, बिल्कुल टीनेजर था। तो मतलब हमारी जो यंग ऑडियंस है ना, उनको हमारी एज के हीरोज़ नहीं मिल रहे। तो हमने ट्राई किया कि ये वाला जॉनरा हम लोग इंट्रोड्यूस करें। बाकी हम लोगों की जो फिल्म की बहुत ज़्यादा लाइक हम लोगों ने थोड़ी यूनिक चीज़ें डाली हैं, जिस तरह हमने ना ट्राई किया है कि हम अगर टीनेजर्स की फिल्म बना रहे ना तो हम इस तरह कोई बहुत एक्स्ट्रा किस्म का मॉडर्न बीट्स टाइप चीज़ें ना डालें, क्योंकि वो तो आपको पता है वो। तो हमने दिखाया कि साथ हम यंगस्टर्स को भी शो करें, साथ हम अपना कल्चर भी शो करें। जिस तरह आप म्यूज़िक को आपने सुना होगा ट्रेलर में, लोकेशंस देखी होंगी, लोकेशंस बहुत प्यारी हैं आपकी। मैं चाहूँगी कि लोकेशंस के बारे में अगर हम दुआ से पूछेंगे, दुआ आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी लोकेशंस थी जिस पे शूट हुआ है? लोकेशंस जो थी पाकिस्तान के डिफरेंट शहर थे, जिसमें दयावर फोर्ट था और इस्लामाबाद में भी हमने काफ़ी शूट किया, भावलपुर में भी बहुत शूट किया। बहुत अच्छे पाकिस्तान के हमने डेजर्ट्स पे गए और बहुत अच्छी लोकेशंस हैं जो अक्सर औकात मूवीज़ में दिखाई जाती हैं। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है कि हम उसको इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना प्यारा है हमारा पाकिस्तान। मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि हमारी एज के जो बच्चे हैं वो शायद ही उन्होंने इतना खूबसूरत पाकिस्तान देखा हो, क्योंकि वो घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं या पढ़ाई में लगे रहते हैं या उनकी पढ़ाई होती है। पढ़ाई की आपने बात की तो यार आप लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? चीज़ मैं ऐड इसमें करना चाहूँगा कि यूजुअली जो पाकिस्तानी मूवीज़ होती है ना, वो उसमें यूजुअली सेटिंग बाहर की होती है, वो बाहर को ग्लैमराइज करते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा गोल ये था कि हम पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करें, जो हमारा अपना कल्चर है उसको हम प्रमोट करें। हाँ, तो जरा मुझे बताएं आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या कल्चर हमारा पढ़ना भी है ना। पढ़ाई की बात कर लेते हैं। एक तो सर मॉर्निंग शो है, सुबह पढ़ाई की बात करेंगे, दिन अच्छा कैसे? ये वो बट पीपल नहीं मैंने जानना चाहते ना कि मैंने इसलिए पूछा है, मैं जरा अपनी भी मशहूरी कर लूँ। मैंने क्लास 5 में पहली बार पीटीवी पे अपीयरेंस दी थी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएं वो बच्चे जो आजकल लगे हुए ना ये यूं तो किस तरह आप लोग ये भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। ये था कि मेरा पर्सनली तो इतना ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग ही पढ़ रहा हूँ। ओके, तो अगर लाइक फिल्म मेकिंग के दौरान एक प्रॉपर फीचर फिल्म के अंदर आने का मौका मिल जाए तो वो एक तरह का प्रैक्टिकल। सबका ताल्लुक फिल्म मेकिंग मीडिया साइंसेस से? नहीं, मैं A-levels कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ मैं यूजुअली। और लेकिन पेरेंट्स का ये था कि एज लॉन्ग एज तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही तो तुम कर सकते हो। ये सब कहते हैं बेटा। आप बताएं। मैं भी जैसे नाफे A-levels ही कर रहा हूँ और मेरा बेसिकली वही, क्योंकि डायरेक्टर वगैरह जो थे उन्होंने कहा था कि पढ़ाई इससे इफेक्ट नहीं होगी और हमारे पेरेंट्स को भी ये चीज़ प्रॉमिस हुई थी, तो लकीली ये चीज़ इफेक्ट नहीं हुई और ये इसी तरह के साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही थी। तो इट वाज अ वेरी गुड के मतलब पढ़ाई भी चल रही है दोनों और उन्हें को मसला वगैरह। दुआ की हंसी जो है ना, ये मुझे कुछ और ही बता रही क्या हुआ था। आप इससे ऐसे रिजल्ट पूछना ना जब आएंगे, ये मजाक नहीं है। दुआ बताएं क्या हुआ? नहीं, मुझे पेरेंट्स की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे साथ ही थी सेट के ऊपर भी और मेरी मम्मा ने काम भी किया था मूवी में। अच्छा। और इसीलिए मुझे इतना कोई पेरेंट्स की तरफ से कोई इतना इशू नहीं होता है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है वो चल रही है, ठीक चल रही है। हमारी जो पूरी टीम है ना वो सब लाइक पढ़ रहे थे, मतलब सब थे, तो वो हम लोग इस तरह नहीं था कि थोड़ा ना हम लोगों को एक डिफरेंट फील हो। मतलब पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए हम लोगों का जो प्रोडक्शन हाउस था वो बहुत ज़्यादा लाइक लीनियंट था। सही है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि मूवी आप ये जो ज़बरदस्ती मूवी बनी है ये रिलीज कब हो रही है, कहाँ कहाँ हम देखेंगे, किस किस सिनेमा में हम इसको देख सकते हैं? ये नेशन वाइड रिलीज हो रही है। आप अपने घर के करीबी सिनेमास, किसी भी सिनेमास में जाएं, 3 जून को मूवी आ रही है ये, और आप लोग हम सबको सपोर्ट करें क्योंकि अगर ऐसी फिल्म लोग जाएंगे, अगर ऐसी फिल्में देखने तो ऐसी फिल्में और बनेंगी। और लोग पता पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है कि डिफरेंट चीज़ नहीं बनती, आप बॉलीवुड को कॉपी करते हो और मतलब वो फार्मूला फिल्म्स हैं, तो अब ये चीज़ एक डिफरेंट चीज़ आई है। और यंगस्टर्स उनके देखिए पाकिस्तान हमारी वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस है, 70% यंगस्टर्स हैं यहाँ पे। तो फिर उस हिसाब से मुझे आप बताएं कि 3rd को ऑलरेडी बड़ा कंपटीशन है और भी दीगर फिल्म्स आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि कैसा आप तगड़ा कंपटीशन देंगे? कंपटीशन इंशाल्लाह डेफिनेटली देंगे, बिकॉज देखें यूजुअली जो मूवीज़ आती है ना उनका वही जैसे समीर भाई ने बात की कि फार्मूला फिल्म्स होती हैं, लेकिन ये एक हमने नया जॉनरा क्रिएट किया है, हमने नया एक नई नीश मार्केट में हम गए हैं और उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह में सपोर्ट करेंगे एंड आई होप कि हमारी मूवी बहुत अच्छी चले। बिकॉज अच्छा सारी चीज़ तो बता दी अब हमारे, क्योंकि सिर्फ कुछ सेकंड रह गए, प्लीज़ थोड़ा सा लोगों को बता जाएं कि स्टोरी है क्या, पूरा नहीं लेकिन जस्ट यू नो बेसिकली स्टोरी का जो मेन क्रक्स है वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे और बुलिंग पे। तो हमने इस मूवी से जो इशू हाईलाइट किया है ना, बहुत एक मेजर पाकिस्तान का इशू है, बुलिंग वगैरह स्कूल्स में होती है, मैंने खुद भी फेस किया ना, हम श्योर बाकियों ने भी की होगी, और प्लस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ना। yes, it is. तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना विद सम लाइट हार्टेड ह्यूमर, बिकॉज अगर हम सीरियस मूवी बना देंगे तो फिर बहुत वो सैड मतलब डिप्रेसिंग हो जाती है। राइट, सो या ठीक है, ज़बरदस्त जनाब। तो जनाब 3 जून को आप लोगों ने सिनेमा है और ये ज़बरदस्ती मूवी देखनी है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विश गुड लक, बड़ा अच्छा इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। और हमारे पास भी वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।